हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपकी दोस्त विशाखा एंड मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम युववाणी में। तो दोस्तों चलिए, हमेशा की तरह आज भी हम करेंगे कुछ बातें और सुनेंगे बहुत ही प्यारे प्यारे गाने भी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है कि आज 10 सितंबर है, तो सबसे पहले क्यों ना बात की जाए कि आज का दिन क्यों खास है। दोस्तों, ऐसे तो हर दिन खास होता है, पर वो दिन और भी खास बन जाता है जब उससे जुड़ी हो हमारे इतिहास की झलकियाँ। जी हाँ दोस्तों, आज 10 सितंबर का दिन, आज जन्म दिवस है पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी, जिनका जन्म हुआ था 10 सितंबर 1887 को, और हम सभी जानते हैं कि वो एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और बहुत ही वरिष्ठ भारतीय राजनेता थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था, और अपने बहुत सारे उत्कृष्ट योगदानों के लिए सन 1957 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों आइए आज उनके जन्म दिवस पर जानते हैं उनके बारे में कुछ विस्तार से। दोस्तों, वैसे तो पंडित जी अल्मोड़ा में जन्मे थे, लेकिन वो महाराष्ट्रियन मूल के थे। उनकी माँ का नाम गोविंदी बाई था और उनकी माँ के नाम से ही उनका नाम गोविंद बल्लभ पंत पड़ा था। उनके पापा सरकारी नौकरी में थे और इस कारण से उनका हर जगह ट्रांसफ़र होता रहता था, तो इस कारण से वो अपने नाना जी के पास पले बढ़े। पंत जी को बचपन से ही खेल कूद में मन नहीं लगता था। वो एक जगह पर बैठे रहना ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन हाँ, पढ़ाई में वो बहुत ही होशियार थे। उनसे जुड़ी एक उनकी बचपन की घटना है कि जब उनके मास्टर जी ने क्लास में पूछा कि 30 गज के कपड़े को रोज 1 मीटर काटा जाए तो ये कितने दिन में कट जाएगा। सबने कहा 30 दिन, लेकिन अकेले पंत जी ने कहा 29 दिन। और इसके बाद उन्होंने कहा, ये तो बहुत ही स्मार्टनेस की बात है, इसमें दौड़ना तो है नहीं, तो फिर क्या बड़ी बात है। बाद में अपनी पढ़ाई की और रुचि के कारण ही वो वकील बने, और उनके बारे में बहुत फेमस था कि वो बिल्कुल सच्चे केस ही लड़ते थे, झूठ बोलने पर तुरंत केस छोड़ देते थे। बाद में उन्होंने वकील होने के नाते कूली और बेगार लोगों के खिलाफ भी आवाज़ उठाई, क्योंकि उस वक्त अंग्रेज़ों के कानून में था कि लोकल लोगों को अंग्रेज़ अफसरों का सामान फ्री में ढोना होता है। पंत जी ने इसके विरुद्ध कूली और बेगारों के खिलाफ बहुत ही दृढ़ता से लड़ाई की। दोस्तों, अगर हम बात करें उनके पारिवारिक जीवन की, तो वकालत शुरू करने से पहले ही पंत जी के पहले बेटे और पत्नी गंगा देवी की मौत हो गई थी, जिसके बाद वो बहुत ही उदास रहने लगे थे और अपना पूरा वक्त कानून और राजनीति में देने लगे। बाद में परिवार के दबाव में आकर उन्होंने दूसरा विवाह भी किया, लेकिन उनकी दूसरी पत्नी भी कुछ समय के बाद बीमारी से चल बसी, और फिर 30 वर्ष की उम्र में उनका तीसरा विवाह भी हुआ। इन सब उतार चढ़ावों के बीच पंडित जी ने हमारे देश के लिए काफ़ी कुछ किया। 1914 में काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना पंत जी ने करवाई, और उनकी कोशिशों से ही उदयराज हिंदू हाई स्कूल की स्थापना हुई। 1921 से लेकर 1934 के स्वतंत्रता संग्रामों में भी पंत जी लगभग 7 वर्षों तक जेल में रहे, और साइमन कमीशन के आगमन के खिलाफ 29 नवंबर 1927 में लखनऊ में प्रदर्शन करने के दौरान अंग्रेजों के लाठीचार्ज में पंत जी को बहुत ही चोटें आई, जिसके कारण उनकी गर्दन भी झुक गई थी। इस तरह देश के लिए काफ़ी लड़ते लड़ते 1937 में पंत जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद 1955 में उन्होंने केंद्र सरकार में होम मिनिस्टर का भी पद संभाला। दोस्तों, अगर पंत जी को सबसे अधिक किसी चीज़ के लिए जाना जाता है तो हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा दिलाने के लिए, और इस कारण से ही 1957 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी गोविंद बल्लभ पंत जी से जुड़े कुछ बहुत ही रोचक किस्से, लेकिन आइए उससे पहले सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा।
और ख्याति की भाषा, सभी धर्म और जाति की भाषा, मीठी बोली शांति की भाषा, सच्ची प्रगति की क्रांति की भाषा, राष्ट्र के संविधान की भाषा, नव भारत निर्माण की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। तो दोस्तों, गाने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि हम बात कर रहे थे, आज गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म दिवस है और मैं आपको बताने वाली थी उनसे जुड़े कुछ रोचक किस्से। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, 1909 में गोविंद बल्लभ पंत जी को लॉ एग्ज़ाम में यूनिवर्सिटी में टॉप करने पर लैम्स्टन गोल्ड मेडल मिला था, जो कि बहुत ही गर्व की बात थी। उनके बारे में एक और बात बहुत ही रोचक है दोस्तों। नेताजी गोविंद बल्लभ पंत लिखते भी थे। जाने माने इतिहासकार डॉक्टर अजय रावत बताते हैं कि उनकी किताब फॉरेस्ट प्रॉब्लम इन कुमाऊं से अंग्रेज इतने भयभीत हो गए थे कि उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन बाद में इस किताब को 1980 में फिर से पब्लिश किया गया और गोविंद जी के डर से ही ब्रिटिश सरकार काशीपुर को गोविंदगढ़ कहती थी। दोस्तों, गोविंद जी बहुत ही देश के प्रति समर्पित नेता थे। उनके बारे में एक प्रसंग बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और वो ये है कि जब एक बार पंत जी ने सरकारी बैठक की और उसमें चाय नाश्ते का इंतज़ाम किया गया। जब उसका बिल पास होने के लिए आया तो उसमें हिसाब में 6 रुपये और 12 आने लिखे हुए थे। पंत जी ने बिल्कुल ही बिल पास करने से मना कर दिया। जब उनसे इस बिल को पास ना करने का कारण पूछा गया तो वो बोले, सरकारी बैठकों में सरकारी खर्चे से केवल चाय मंगवाने का नियम है। ऐसे में नाश्ते का बिल नाश्ता मंगवाने वाले व्यक्ति को खुद देना चाहिए। और इस तरह पंत जी ने सरकारी पैसे से केवल चाय का बिल दिया और बाकी बिल अपने पैसों से दिया। दोस्तों, ऐसे थे पंत जी। और पंत जी का जन्मदिन 10 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन एक और रोचक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पंत जी का असली जन्मदिन 30 अगस्त को है। जिस दिन पंत जी पैदा हुए वो अनंत चतुर्दशी का दिन था। तो वो हर साल अनंत चतुर्दशी को ही जन्म दिवस मनाते थे। लेकिन संयोग की बात ये है कि 1946 में वो अपने जन्मदिन अनंत चतुर्दशी के दिन ही मुख्यमंत्री बने और उस दिन तारीख थी 10 सितंबर। तो इसके बाद हर साल उन्होंने 10 सितंबर को ही अपना जन्मदिन मनाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारे भारत के एक बहुत ही समर्पित नेता गोविंद बल्लभ पंत जी के जन्म दिवस पर उनसे जुड़ी कुछ बातें। दोस्तों, उनसे जुड़ी और भी कई सारी रोचक जानकारियां हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आज उनके जन्म दिवस के दिन आप उन्हें दिल से याद करें और उनसे जुड़ी जानकारियों को इकट्ठा करें और थोड़ा समय निकालकर इन्हें जानें। तो दोस्तों, आगे और भी बातें करेंगे, लेकिन आइए जल्दी से सुनते हैं एक और प्यारा सा गाना। दिल मांग रहा है मोहलत तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। तेरे संग चलूं हरदम बन करके परछाई, एक बार इजाजत दे मुझे तुझ में ढलने की। देखा है जब से तुमको मैंने ये जाना है, मेरे ख्वाहिश के शहर में बस तेरा ठिकाना है। मैं भूल गया खुद को भी, बस याद रहा अब तू। आ तेरी हथेली पे इस दिल को मैं रख दूं। दिल बोल रहा है हसरत हर हद से गुजरने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। दिल मांग रहा है मोहलत तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे
नाम से मिलने की। दिल मांग रहा है मोहलत तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स एंड दोस्तों, चलिए अब कुछ और बातें की जाए। दोस्तों, मैं सोच रही हूँ क्यों ना अब मैं थोड़ी बातें करूँ आपके साथ हमारी दुनिया में चार चांद लगाने वाले पहाड़ों और पर्वतों की खूबसूरती के बारे में। दोस्तों, जब हम पहाड़ों पर्वतों के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में जो नाम आता है वो है माउंट एवरेस्ट का, क्योंकि हम सब जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है और हर साल इस पर चढ़ने के लिए कितने सारे लोगों में प्रतियोगिताएं होती हैं। तो दोस्तों, आइए आज हम बातें करते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में और जानते हैं उससे जुड़े कुछ रोचक तथ्य। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि नेपाल में स्थित माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर है। ये खुद अपने में आश्चर्यजनक बात है। दोस्तों, इसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि एवरेस्ट पर्वत का जो नाम है वो इंग्लैंड के वैज्ञानिक जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है, क्योंकि जॉर्ज ने 13 साल तक भारत की सबसे ऊंची चोटियों का सर्वेक्षण किया था। और चूंकि ये नेपाल में स्थित है तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को स्थानीय लोग सागर माथा, जिसका मतलब होता है स्वर्ग का शीर्ष, इस नाम से जानते हैं। और तिब्बत में इसे बहुत ही सदियों से चोमोलंगमा, जिसका मतलब है पर्वतों की रानी, इस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने के लिए 18 अलग अलग रास्ते मौजूद हैं। और बात करें हमारे भारत की तो अभी तक 19 भारतीयों ने एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की है, जो कि हम सभी भारतीयों के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। एवरेस्ट पे चढ़ना तो हर पर्वतारोही का सपना होता है, लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए लोगों को कुछ फीस भी देनी होती है। और क्या आप जानते हैं कितनी? तो मैं आपको बता दूं, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए पहले लोगों को 15 लाख रुपए फीस देनी होती थी, लेकिन 2015 में नेपाल सरकार ने इसे कम करके 7 लाख कर दिया। एवरेस्ट पे चढ़ना कोई आसान काम नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसकी चोटी पर हवा की रफ्तार 321 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी हो सकती है और यहाँ का तापमान -80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी जा सकता है। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही शॉकिंग सा फैक्ट भी बता दूं कि क्या आपको पता है एवरेस्ट पर 120 टन कचरा मौजूद है, जिनमें कि ऑक्सीजन टैंक, टेंट, ये सब सामान शामिल हैं। इसलिए सरकार लोगों से अपील भी करती है कि जब वो एवरेस्ट पर जाएं तो वहाँ कम से कम कचरा फैलाएं। और दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल जी है, जिन्होंने महिलाओं का नाम बहुत ही गर्व के साथ रोशन किया है। तो इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जॉर्डन रोमेरो दुनिया के सबसे छोटे व्यक्ति हैं जिन्होंने एवरेस्ट फतह की। इन्होंने ये कारनामा मात्र 13 वर्ष की उम्र में किया। और इसके बाद युइचिरो मियोरा दुनिया के सबसे बड़े इंसान हैं जिन्होंने एवरेस्ट चढ़ने में सफलता हासिल की, और वो भी 80 साल की उम्र में। दुनिया की इतनी बड़ी चोटी पर चढ़कर सफलता हासिल करना कोई आसान काम नहीं। और क्या आपको पता है, वैज्ञानिकों ने ये भी कहा है कि एवरेस्ट की ऊंचाई प्रति वर्ष 2 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ रही है। और मैं आपको बता रही थी कि एवरेस्ट को हर जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि संस्कृत में एवरेस्ट पर्वत को देवगिरी कहा जाता है और अपनी विशालता की वजह से इसे विश्व का मुकुट भी कहा जाता है। दोस्तों, अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर ये एवरेस्ट बना कैसे है, तो मैं आपको ये भी बता दूं। जब लॉरेशिया का महाद्वीप टूटा तो वो एशिया के उत्तर दिशा की तरफ बढ़ते हुए उससे जा टकराया। पृथ्वी के भूपटल की 2 प्लेटों के बीच का समुद्र तल इसके कारण टूट गया और भारत उत्तरी किनारों में फैल गया। इस तरह से माउंट एवरेस्ट और हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों, ये थे हमारे दुनिया के गौरव माउंट एवरेस्ट से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियाँ।
मैं आशा करती हूँ कि आप और भी ज़्यादा जानकारियाँ जुटाकर बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इन सभी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे और अपने इस लॉकडाउन पीरियड का बहुत ही अच्छे से फ़ायदा उठाएंगे। तो दोस्तों, क्योंकि अब चलने का समय हो चला है, तो मैं बस यही कहूँगी कि कोविड-19 की जागरूकता को बनाए रखिए। हमें जो भी प्रिकॉशंस लेने हैं, जो भी सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, उन्हें भूलिए मत, क्योंकि अब अनलॉक स्टार्ट हो चुका है और लोग थोड़े बेपरवाह से नज़र आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस चीज़ को बिल्कुल मत भूलिए कि कोरोना अभी गया नहीं है। हमें ज़रूरी है हर वक्त सतर्क और सुरक्षित रहने की। तो जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं, जो भी प्रिकॉशंस हैं, जो हमारी गवर्नमेंट ने हमें लेने के लिए कहा है, उन सभी को फॉलो करते हुए लाइफ में आगे बढ़ें और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। तो हम फिर मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।